जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अपने कर रहे थे उसी में आज अगला वीडियो है। और पीटीआई ग्रेड जो सेकंड एग्जाम हुआ था 2011 के अंदर, उसका हम जो पेपर है ये सोल्व कर रहे हैं। पॉलिटी और राजस्थान जीके के इसमें विशेष जो क्वेश्चन लिए गए हैं। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, तो स्वविवेकानुसार है जो किसे अपनी स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में डिस्क्रिशन पावर किसे है, तो आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, ठीक है, 163 में उल्लेखित है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्तियों का छोड़कर अन्य सभी जो कार्य हैं वो इस मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल को ही स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत। उपराष्ट्रपति इनको नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 में उल्लेखित है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो दो चीज़ें यहाँ पर कंडीशन होती है। एक तो राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेंगे और एक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जो पद का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, 75 में, 78 में और 352 में है, ये ध्यान रखें। महान्यायवादी पद का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्रियों सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकते हैं। यहाँ पर पूछा है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय में एक संशोधन किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसके तहत संघ और जो भी राज्य सरकारें हैं उनमें मंत्री परिषद की जो संख्या है वो निर्धारित की गई थी, ठीक है, कि उनसे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो संघ सरकार में जो मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित ये निर्धारित की गई थी। सेम इसी प्रकार से राज्य विधानसभा के अंदर भी निर्धारित की गई कि राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधानमंडल के अंदर राज्य के अंदर जो भी मंत्रियों की संख्या है वो उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, मुख्यमंत्री सहित भी, ठीक है। और इसमें कुछ राज्यों में जो आ जाते हैं ना, वो जैसे जनजातीय कल्याण मंत्री आ जाते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन न्यूनतम संख्या का प्रावधान भी राज्यों के अंदर किया गया था कि न्यूनतम संख्या में जो मंत्री होंगे वो 1+12 यानी 1 तो हो जाएंगे क्या, 1+11 हो जाएंगे, 1 तो हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर और 11 क्या हो जाएंगे, अन्य मंत्री हो जाएंगे। ये न्यूनतम संख्या का प्रावधान केवल और केवल राज्यों के अंदर था, संसद के अंदर या फिर संघ के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि 91वें संविधान संशोधन के तहत संघ के अंदर न्यूनतम मंत्रियों की संख्या का प्रावधान नहीं किया गया था, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है वो अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है, विधायक का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, विधायक नहीं है, तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी जरूरी है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको पता है, अनुच्छेद 164 जो 4 है, कौन सा है, अनुच्छेद 164(4) ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 मास तक मंत्री रह सकता है, लेकिन उसे 6 मास के भीतर भीतर क्या करना होगा, जो विधानसभा की है या फिर विधानमंडल की सदस्यता उसे प्राप्त करनी हो सकती है, चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसे सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये आप जरूर ध्यान रखें। आर्टिकल ये बात लिखी हुई है 164 सब क्लोज 4 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्यगण होते हैं, अन्य कितने सदस्य, इसी में पूछा अध्यक्ष के अलावा। तो वर्तमान में है ये 1+2 का सिस्टम है, ध्यान रखें, 1+2 का सिस्टम है, इसमें राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है राज्य मानवाधिकार आयोग, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। SHRC या फिर राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है इसकी जो अधिसूचना जारी की गई थी वो जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 को, जबकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 मार्च 2000 को। कब हुई थी, 20 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार को स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुश्री कांता भटनागर, ठीक है, सुश्री कांता भटनागर, जो मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ये इनके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना। ये पहली महिला ही अध्यक्ष थी और पहले अध्यक्ष भी थे इसके, किसके, राज्य मानवाधिकार आयोग के। इसमें पहले ये प्रावधान था कि 1+4 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 2006 के अंदर इसमें 1+2 वाला प्रावधान कर दिया गया। तो वर्तमान में कौन सा लागू है, ये 1+2 वाला लागू है, ठीक है। फिर 2019 में भी इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया था कि
इसके जो अध्यक्ष हैं वो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो भी बन सकते हैं। पहले ये होता था कि केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे, ठीक है। और दो सदस्य हैं, उनमें एक तो वे सदस्य होंगे जिनमें मानवाधिकारों के बारे में संदर्भ में कुछ ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान हो, और एक वो सदस्य होंगे जो या तो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश रह रहे हो, या फिर वो होंगे जो जिला उच्च न्यायालय में जिन्होंने जिला न्यायालय में कम से कम उन्होंने 7 वर्षों तक सेवा दी हो, तो वो इसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये हमने एसएचआरसी के बारे में कंप्लीट देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सेवा के वरिष्ठ सदस्यों को राज्य सरकार में मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव होता है उनके पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो ये तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये मुख्य सचिव आपको पता है वर्तमान में हमारे जो मुख्य सचिव है वो श्रीमती उषा शर्मा है, ठीक है। और ये राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। राज्य की पहली जो महिला मुख्य सचिव थी वो श्रीमती कुशाल सिंह थी, 2009 के अंदर ये रही थी, ठीक है, 2009 के अंदर। और तत्कालीन गहलोत सरकार ही थी, वर्तमान में भी गहलोत सरकार है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गहलोत सरकार में ही मुख्य सचिव आज तक महिलाएं रही है, ये भी आप ध्यान रखना, कुशाल सिंह और श्रीमती उषा शर्मा जो वर्तमान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की डिस्क थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है, ये उस टाइम में कृष्णा पूनिया थी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लेना, बाकी ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ओल्ड हो गया क्वेश्चन, ठीक है, आउटडेटेड हो गया। वर्ष 2012 में जयपुर में आयोजित 10वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि कौन थी? ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, आप ध्यान रख लेना। बस 17वां प्रवासी जो भारतीय दिवस है अभी हाल ही में मनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पर मनाया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर जो लगातार 6ठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। इंदौर 6ठी बार लगातार 2017 के बारे में स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें पहली बार जो पहले स्थान पर रहा है, बरकरार रहा है। इसके बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? ये भी हमारे उस टाइम ये काम का नहीं है वर्तमान में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन थे? ये हिस्ट्री के हिसाब से वैसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के। जयपुर के जो प्रथम उच्च आयुक्त थे या फिर प्रथम पुलिस आयुक्त थे वो बीएल सोनी थे, ठीक है। कौन थे? बीएल सोनी थे, ये आप ध्यान रखना। प्रथम जो पुलिस आयुक्त है वो बीएल सोनी थे जयपुर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? ये उस टाइम तो जो थे वो वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे विपक्ष नेता थी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान या फिर कौन से जो ऐसे आप पूछ सकते हो कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो विपक्षी नेता रहे हैं, तो उनमें एक नाम आ जाता है हरिदेव जोशी का, ठीक है। एक ऐसे विधायक जो लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते थे, ठीक है, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जो सिंधिया है, ये तीनों राजस्थान विधानसभा में, वसुंधरा राजे तीनों विधानसभा में क्या रह चुके हैं? नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, मतलब विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। अभी जो वर्तमान में जो विपक्ष के नेता है वो है राजेंद्र राठौड़, जो, ठीक है, राजेंद्र राठौड़ जो चूरू से विधानसभा सदस्य हैं, राजेंद्र राठौड़, ये वर्तमान में क्या है? उप जो नेता प्रतिपक्ष है। और उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये जो पूनिया जी है, ठीक है, सतीश पूनिया जी है, ये भी आप ध्यान रखें। और दोनों ही चूरू से ही है, वैसे दोनों का डिस्ट्रिक्ट चूरू ही है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अभी जो सीपी जोशी को है ये बनाया गया था, भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जो चित्तौड़ वाले विधायक है ना, उनको बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंबल हो जाएगा। चंबल आपको पता है इस प्रकार आती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, जो जाना पाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और इस प्रकार उत्तर में ही जाती है। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है। कोटा जो नदी, कोटा जो शहर है या फिर कोटा का किला चंबल नदी किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चंबल और बामणी नदी, जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो भी चंबल और बामणी नदियों के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखें, चंबल नदी का बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर। और चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को आपको पता है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जो है उदयपुर, ये 4 रियासतें मिल गई थी, ठीक है। ये जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिल गई थी, सॉरी उदयपुर नहीं, जैसलमेर मिली थी। तो ये 4 रियासतें मिली थी 1949 में। उसी दिन को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। लेकिन करंट की न्यूज ये है, आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री जी है इन्होंने कहा है कि हम राजस्थान दिवस को एक और नाम देंगे, इसका नाम है लाभार्थी उत्सव। तो लाभार्थी उत्सव मनाया गया था। जो भी राज्य सरकार के अंदर जो भी स्कीम चल रही है, उनके जो भी लाभार्थी हैं, उनके उपलक्ष्य में ये लाभार्थी उत्सव मनाया गया था। और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है ये एक मतलब ऑनलाइन वर्चुअली जो माध्यम से इसका आयोजित भी किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो हमारे प्राचीन हो गए, इसका कोई काम का नहीं है। राजस्थान वर्तमान जो महिला आयोग की अध्यक्ष है ये रेहाना रियाज चिश्ती है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा, रेहाना रियाज चिश्ती। और शायद ये एग्जाम लेब असिस्टेंट के एग्जाम में आया भी था कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती है, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान जो क्रिकेट संघ है इनके अध्यक्ष बताना है आपको, तो ये भी हमारे लिए ओल्ड हो चुके हैं। आप वर्तमान में ध्यान रखना, आरसीए के जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्रीमान वैभव गहलोत है, जो अशोक गहलोत के सुपुत्र है ना, वो है, ठीक है, वैभव गहलोत, ये क्या है, आरसीए के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में गुजरात की गवर्नर जो राजस्थान से संबंधित है, तो वर्तमान में गुजरात की गवर्नर जो राजस्थान से संबंधित कौन है? तो आप ये इस ऑप्शन को वर्तमान के संदर्भ में भी काट सकते हो। तारा भंडारी, जो राजस्थान की कभी भी किसी भी रूप में राज्यपाल नहीं रही, ममता ये भी नहीं रही, कमला बेनीवाल ये भी नहीं रही, श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल यही रही थी, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा, इसमें श्रीमती कमला थी, ये राजस्थान की जो राज्यपाल से संबंधित थी। गुजरात की गवर्नर जो राजस्थान से कमला ये थी, ठीक है, हाँ ये वही है कमला बेनीवाल, ध्यान रखना कौन सी, कमला बेनीवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? ये अपने क्वेश्चन काम का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंडियन पॉलिटी के अंदर कुछ क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं कि भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय विदेश नीति का जो शिल्पकार है ये किसे कहा जाता है? तो भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार वो पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के एक ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 17 वर्षों तक काम किया था, और इन्हें गुट निरपेक्षता और जो पंचशील जैसे समझौते हैं वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुए थे। आपको पता है गुट निरपेक्ष और पंचशील इन दोनों ही शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो कभी अगर क्वेश्चन भी आ जाए कि निम्न में से किन शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये शब्द दोनों ध्यान रखना, गुट निरपेक्ष और पंचशील समझौते। पंचशील समझौता है 28 अप्रैल 1954 को किया गया था, चीन और भारत के बीच में हुआ था। गुट निरपेक्ष जिसमें सुकर्णो जो जवाहरलाल नेहरू ये भी संबंधित थे, तो ये भी ध्यान रखना। भारत की जो विदेश नीति का जो शिल्पकार या फिर जनक कहा जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है, जो भारतीय जो विदेश नीति है इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का जो प्रमुख लक्षण है ये गुट निरपेक्षता है, ठीक है। क्या है? गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है। 62 के अंदर जो वन आंसर है ये राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो क्या प्रमुख परिवर्तन चिन्हित किया गया? वैश्विक जो स्तर है इसमें सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के पश्चात में क्या प्रमुख परिवर्तन जो देखा गया था? एक ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व, त्रिध्रुवीय विश्व या फिर तृतीय विश्व देशों की प्रधानता। तो इसमें क्या जो सही हो जाएगा? एक ध्रुवीय विश्व देखा गया था कि सोवियत संघ यूएसएसआर जो 1990 के अंदर विघटन हो गया था इसका, ठीक है, लगभग शायद 15 ये देशों में एक जो डिवाइड हो गया था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ध्रुवीय विश्व में ये हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ये दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है, या इसका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून में गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून द्वारा गवर्नर जनरल का जो पद है ये प्रतिस्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था, आपको बताना है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार का कानून, और 1909 का भारत परिषद जो अधिनियम है ये पार्लियामेंट सुधार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो गवर्नर जनरल का पद है ये सृजित किया गया था। 1858 के बाद में तो ये वाइसराय वाला जो पद आ गया था, कंसेप्ट आया था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, ये ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और 1919 का था हुआ था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला था। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था 1919 के भारत सुधार जो अधिनियम है उसके तहत किया गया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना। प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में जो द्वैध शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था, लागू किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं है? उसका जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन जो किसके विरोध के कारण लागू नहीं है? उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, देशी रियासतों के राजाओं और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंटन को। तो इसमें बताना है कि ये किसके
कारण लागू नहीं हो सका था। जो प्रस्तावित जो संघ शासन है ये देशी रियासतों ने उस समय में विरोध किया था और इसी कारण ये नहीं लागू नहीं हो सका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का कौन सा आंदोलन चोरी चोरा हिंसाकांड के कारण ठप हो गया था? तो ये असहयोग जो आंदोलन है ये ठप हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान जो सभा की जो प्रारूप समिति है आपको पता है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया गया था। तो इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे जिनमें 2 का देहांत हो गया था, तो फिर 2 और मेंबर बने, तो यानी टोटल मेंबर कितने रहे थे? 9 रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रारूप समिति के जो एक जो मेंबर थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। एक आप ध्यान रखना मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला थे। एक इनमें डीपी खेतान का नाम आ जाता है। एक आ जाता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन आ जाते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आ जाते हैं। एक गोपाला स्वामी अय्यर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? गोपाला स्वामी अय्यर आ जाते हैं। और एक जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं के मुंशी साहब। कौन आ जाते हैं? के मुंशी आ जाते हैं। और एक आ जाते हैं माधव राव। कौन आ जाते हैं? माधव राव आ जाते हैं। तो ये 7 नाम प्रमुख ध्यान रखना। ठीक है, डीपी खेतान, माधव राव, के मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये 7 मेंबर थे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के। और ये बनाई कब की थी? 29 अगस्त 1947 को। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे जो अम्बेडकर, वो बनाए गए थे 30 अगस्त 1947 को। तो ये ध्यान रखना। भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली ध्यान रखना यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रतिपादन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश से ये लिया गया है? तो हमने संसदीय जो शासन प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन एक फेडरलिज्म जो सिस्टम आता है, फेडरल जो सिस्टम आता है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, फेडरलिज्म कहाँ से लिया? हमने कनाडा से लिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची में आपको पता है भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, लेकिन जब 44वां संविधान जो संशोधन किया गया था ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन किया गया था किनके समय में? मोरारजी देसाई के समय में। तो मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा जो अधिकार है किस अधिकार को दिया गया है? सबसे पहले आ जाता है समानता का अधिकार। ठीक है, किसका आ जाता है? समानता का अधिकार। फिर आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता जो 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता जो 19 से लेकर 22 तक है। फिर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो 23 से लेकर 24 तक है। फिर आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है। और फिर आ जाता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो 29 और 30 में है। और फिर आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद किस में है? 32 में है। तो इसमें पूछा गया दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? तो दूसरा जो अधिकार है ये स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है। समानता पहले आती है, फिर स्वतंत्रता आती है। पहले हमें क्या लाना है? समानता। जब समानता लाएंगे तभी क्या आएगी? स्वतंत्रता आएगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आर्टिकल कौन से हो जाएंगे? 19 से 22। जबकि समानता में कौन से हो जाएंगे? 14 से 18। धर्म का अधिकार 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है? कौन सा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं निकाला गया है। आर्टिकल 23 में आज भी मेंशन है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। हमने अभी भी बात की थी कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जो संशोधन किया गया था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां जो संविधान जो संशोधन किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। संपत्ति का जो अधिकार है ये अभी निकाल दिया गया है और इसके तहत इसे भारतीय संविधान के जो 300A नया जोड़कर इसे संपत्ति का अधिकार का दर्जा जो विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और आपको पता है विधिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उसमें संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट है ये रिट जारी नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया जाता है? कहाँ दिया गया है काम के अधिकार? जो काम का अधिकार है ना, इसका जो ये वर्णन है ये कहाँ दिया गया है? वोट वेयर इज द मेंशन्ड राइट टू वर्क? काम करने का अधिकार किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या फिर प्रस्तावना में, किस में है? तो राज्य के जो डीपीएसपी है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है जो भाग 4 में मेंशन है। ठीक है, भाग 4 में मेंशन है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। उनमें क्या है? जो काम का अधिकार है ये वर्णन है। ठीक है,
ये ध्यान रखना, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है, तो डीपीएसपी में किया है। ये हमने कहाँ से लिया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही हमने आयरलैंड से लिए हैं। किस देश से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य ये हमने रसिया से लिए हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4 क है, भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 क, इसके तहत इसमें उल्लेखित है 51 क में ये सभी जो मौलिक अधिकार है 11 उल्लेखित है। पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय जोड़ा गया था 11वां, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा। जी हाँ 1977, क्योंकि ये लागू 1977 में हुआ था, ये आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार कार्य करने का अनिवार्य बना दिया गया था? पहला संशोधन, जी बिल्कुल नहीं, पहला संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, ये ध्यान रखना, ठीक है। 24वां संशोधन जो 1971 के अंदर होता है, और किस यहाँ मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार कार्य करने पर अनिवार्य बना दिया गया। और 25वां संशोधन ये भी 1971 में होता है। 42वां संशोधन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42वां संशोधन ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना जो बाध्य किया गया था वो 42वें संशोधन के अनुसार ही किया गया था। 24वें संशोधन के तहत तो ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन जो भी विधेयक होंगे ना, संविधान जो संशोधन विधेयक होंगे उन पर अपनी स्वीकृति अनिवार्य रूप से देंगे। और इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(4) की एक नई धारा भी जोड़ी गई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, जो अनिवार्य किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? हमने इसकी बात कर ली है। 51वां संविधान संशोधन पीछे ही क्वेश्चन में बात की थी, और इसके तहत प्रधानमंत्री सहित 15% हो सकते हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र जो है ये बनाने का विचार किस देश से संविधान से लिया था? हमारे जो भी संविधान निर्माता थे, जो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, उसमें 8 महिलाओं ने उस दिन हस्ताक्षर किया था। टोटल संविधान सभा के अंदर 15 महिलाएं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश जो आया था कैबिनेट मिशन, उसने 389 सदस्यों का प्रावधान किया था, जिनमें से 296 ये ब्रिटिश भारत से थे, 93 है ये देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से एकमात्र महिला केरल के त्रावणकोर से जो थी एनी मसेकर थी। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया था, ये बताना है आपको, किस देश से लिया था। तो ये कनाडा से लिया था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार जो है ये कनाडा से लिया था। ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, ठीक है, कि केंद्र को हमें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंटर द फेडरलिज्म सिस्टम में ये कनाडा से ही लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, संसद मत कर देना, नहीं जनता कर देना, राष्ट्रपति भी मत करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) ये बोलता है, अनुच्छेद 75(3) ये बोलता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, 75(3) के तहत है। और राज्य विधानसभा के संदर्भ में ये कौन सा प्रावधान है, अनुच्छेद 164 का सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि राज्य जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेताओं व उनके दलों में से कौन सी टोली सम्मिलित नहीं है? नेता और उनके टोली में कौन सी टोली सम्मिलित नहीं है? अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, लालू प्रसाद यादव जनता दल और शरद यादव जनता दल। तो इसमें कौन से सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव जनता दल से थोड़ी है। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी कोई आपका सजेशन हो वो भी कमेंट जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। और हमारी जो EORO की जो करंट अफेयर की क्लास आती है उसको आप अटेंड कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चला रहे हैं उसको भी आप अटेंड कीजिए, ठीक है। और हम अभी देखेंगे RS के जो भी सभी पेपर है और SI के जो पेपर है वो भी जल्दी आपको सोल्व करा देंगे, ताकि जो आपका एग्जाम है वो अच्छे से निकल जाए, EORO वाला और भी अन्य एग्जाम। तो थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।